हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्लास जो होती है वो 7 बजे से हो जाती है, लेकिन कुछ कारणवश आपकी क्लास ये 7 बजे से नहीं हो पाई। तो ये आपके लिए आज जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी क्लास की, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर के आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या कि आज हम लोग लाइव ना पढ़ करके आपके सामने क्या है, आपके सामने ये क्लास जो चल रही है, वैसे आप बड़े लेट आए हैं तो ये क्लास क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे और यहाँ से हम लोग आगे की शुरुआत करेंगे। देखिए मेरे भाई, 45 नंबर क्वेश्चन ये हमारा ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, 46 नंबर पर चलते हैं और क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका किस नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 46 नंबर आपसे क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और बताना पड़ेगा आपको कि क्या इंसान। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है। पहले तो ये याद रखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब ये होता है कि जंतु जगत जो होता है उसमें कई सारे वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें आपसे पूछा ये गया था कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है मेरे भाई। तो याद रखो, सबसे बड़ा वर्ग जो होता है वो आर्थ्रोपोडा वर्ग होता है। क्या होता है मेरे भाई? आर्थ्रोपोडा वर्ग जो होता है ये सबसे बड़ा वर्ग होता है। लेकिन याद रखिए, आर्थ्रोपोडा वर्ग कहते किसे हैं? याद रखिए, आर्थ्रोपोडा वर्ग जिसे कहते हैं जिनके पैरों में संधियां या जोड़ पाई जाती हैं। जिनके पैरों में संधियां या जोड़ पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उन्हें हम आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं। जबकि इसके बाद आपको याद रखना है कि मोलस्का वर्ग किसे कहते हैं। याद रखो, जिनके मुख से कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। और ये अपने शरीर को, जो इनका शरीर होता है एक बहुत ही कोमल शरीर होता है, उसको बचाने के लिए ये आप क्या करते हैं, जो इनका मुख होता है स्राव करते हैं, जिससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण चढ़ जाता है शरीर पर या बॉडी पर। शरीर पर कठोर आवरण बन जाता है मेरे भाई, आवरण बन जाता है। ये आपको याद रखना। तो कठोर आवरण जो होता है वो यहाँ पर आपका बन जाता है। समझ गए इस बात को? तो याद रखिए, शरीर पर कठोर आवरण आपका यहाँ पर ये बन जाता है, क्योंकि इनके मुख से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आपसे बताएं, जैसे शंख होता है, घोंगा होता है, घोंगा होता है, सीप होती है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई? ये आपके मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? तो ऐसे कई सारे वर्ग हैं जो आपके कह सकते हैं कि जंतु जगत को 7 वर्गों में बांटा गया। कितने? तो याद रखो, 7 वर्गों में जंतु जगत को आपका बांटा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जंतु जगत को 7 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें आपका मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और आपके कई तरह के जीव होते हैं। चले मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ से कह रहा, ध्यान से सुनिएगा, इसका क्वेश्चन बड़ा आता है। क्वेश्चन आपसे 47 नंबर कह रहा है, टिबिया नामक अस्थि मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है। ये एसएससी और रेलवे का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, टिबिया नामक। याद रखिए, टिबिया नामक जो हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है।
तो आप क्या इसका जवाब देंगे, ये आपको बताना था मेरे भाई। तो याद रखो, टिबिया नामक जो अस्थि होती है, क्या ये खोपड़ी में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है, चेहरे में पाई जाती है या टांग में पाई जाती है? पहले तो आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। क्या कह रहे, हमारे शरीर या मानव के शरीर, हमारे का मतलब है मानव, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है, कौन सी होती है? तो ये आपको बताना है मेरे भाई। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, ये पहले बताना। इसके अलावा ये भी बताना होगा मेरे भाई, क्या इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसे कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसे कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना। समझ गए? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसे कहते हैं, इस बात को आपको याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि किसे कहते हैं और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको दोनों क्वेश्चन के जवाब देने थे। फिर क्वेश्चन पे आते हैं, टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो याद रखो, ना तो ये खोपड़ी में पाई जाती है, ना हाथ में पाई जाती है, ना चेहरे में पाई जाती है। ये जो आपकी पाई जाती है मेरे भाई, वो टांग में पाई जाती है या कह सकते हैं पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी आपके पैर में पाई जाती है। ठीक है, वैसे जो टखना होता है जिसे कहते हैं टखना या टखना जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये हड्डी पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि किसे कहते हैं? तो याद रखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि हम किसे कहते हैं? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है। और फीमर कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके जांग में पाई जाती है मेरे भाई। कहाँ पर? ये जंगा जो होता है, जांग में आपकी पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है या सबसे बड़ी अस्थि कहा जाता है। फिर कहते हैं सबसे छोटी अस्थि किसे कहते हैं मेरे भाई? तो सबसे छोटी अस्थि के रूप में हम किसे जानते हैं? तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे छोटी अस्थि के तौर पर हम स्टेपीज को जानते हैं मेरे भाई। स्टेपीज को सबसे छोटी अस्थि कहा जाता है। किसे कहते हैं? सबसे छोटी अस्थि के तौर पर स्टेपीज को जानते हैं हम। समझ गए कि नहीं? स्टेपीज आपकी सबसे छोटी अस्थि होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी कान पे पाई जाती है। ये स्टेपीज नाम की हड्डी जो होती है वो आपकी कान में पाई जाती है। इस बात को ध्यान देना है। समझ गए कि नहीं? याद रखिए। अब आगे चलते हैं, आगे की ओर अगर चलते हैं तो याद रखिए 47 नंबर के बाद 48 की बात करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 48 नंबर, कहता है तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। इसमें लिखा साइकस से, देवदार के पेड़ से, पूर्णांक के पेड़ से या चीड़ के पेड़ से। ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे जो कहता है कि तारपीन का तेल जो है, इसका प्रयोग, इसको हम किससे प्राप्त करते हैं, किस पेड़ से प्राप्त करते हैं, तो ये बताना था। पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या मेरे भाई? याद रखिए, आपसे एक पॉइंट ये पूछा जाता है, क्या आपसे क्या क्वेश्चन पूछता, पहले ध्यान से सुने, फिर इसके बाद में आगे का चरण बताना। आपको क्या बताना मेरे भाई? क्या तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, अब ये भी बता दो कि तारपीन का प्रयोग हम करते कहाँ पर हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं तारपीन का? तो लगभग में कई सारे लोग इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि जो पेंट वगैरह होता है, पेंट करने वगैरह में आपने देखा होगा
एक बड़ी सी बोतल आती है, उसी को पेंट में मिलाया जाता है, इसके बाद में आपके पेंट करने का काम किया जाता है। पेंट और कई सारी चीज़ों में भी किया जाता है तारपीन के तेल का प्रयोग। लेकिन याद रखो, इसके जब हम आंसर की बात करते हैं तो देखते हैं कि कई सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। देख रहे हैं कि आपके सारे लोगों के आंसर सही है। तो चीड़ का पेड़ जो होता है, इससे हम तारपीन का तेल निकालते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि इंसुलिन हम किससे प्राप्त करते हैं। इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना था। इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कृत्रिम इंसुलिन किस पेड़ से प्राप्त करते हैं। कृत्रिम इंसुलिन किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना था। तो याद रखो, जो इंसुलिन होता है आर्टिफिशियल वाला, जिसको आपने देखा होगा कि इंसुलिन की कमी से, वैसे इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में शर्करा को कंट्रोल करता है। याद रखिए, अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो याद रखिएगा इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन शरीर में शर्करा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन शरीर में शर्करा को रक्त में, याद रखिए शरीर में मतलब रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित करने का काम करता है। करने का ये आपका कार्य करता है मेरे भाई। तो याद रखिए, ये कंट्रोल करने का काम करता है इसको। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये इंसुलिन निकलता कहाँ से, हमारी बॉडी में। तो याद रखो, इंसुलिन जो निकलता है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से ये आपका निकलता है, और अग्नाशय ग्रंथि को हम इंग्लिश में पेंक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं। तो याद रखो, पेंक्रियाज से ये आपका निकलता है। और याद रखिएगा, जब इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से जो रोग होता है, इसे डायबिटीज़ या मधुमेह नामक रोग कहते हैं। मधुमेह नामक रोग जो होता है, इस मधुमेह रोग को यहाँ पर जानते हैं, जिसे डायबिटीज़ जी हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो होते हैं, उनको डायबिटीज़ जब कंट्रोल नहीं होता है तो उन्हें मेडिकल से जाकर के हम क्या लाते हैं, तो याद रखो मेडिकल पर जाते हैं और मेडिकल से हम एक इंसुलिन के इंजेक्शन लेकर के आते हैं। उस इंजेक्शन को लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ रुका रहता है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि जो मेडिकल पर इंसुलिन मिलता है, वो इंसुलिन जो होता है वो किसका बनाया जाता है? तो याद रखो, यही इंसुलिन जो पेड़ से प्राप्त करते हैं, तो याद रखो ये आपका डहलिया का पेड़ होता है। डहलिया के पेड़ की जड़ों से, डहलिया के पेड़ की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जड़ों से प्राप्त किया जाता है। समझ गए कि नहीं? याद रखो, डहलिया की पेड़ की जड़ों से इसे प्राप्त किया जाता है मेरे भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इंसुलिन जो होता है वो डहलिया की पेड़ की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब समझ गए कि नहीं मेरे भाई? समझ गए होंगे इतनी चीज़ों को। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ये आपको बताना था। ये शायद में क्वेश्चन हम किसी दिन क्लास में कर भी चुके थे, बताया भी था इस क्वेश्चन के बारे में कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है मेरे भाई। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ऐसा भी हमने पढ़ा था। देखो ध्यान से, अफीम को हम जड़ से प्राप्त करते हैं, तना से प्राप्त करते हैं, पत्ती से प्राप्त करते हैं या फूल से प्राप्त करते हैं? बताओ मेरे भाई। याद रखिए, कभी कभी ऐसा पेपर में आ जाता है जो हमारे सिलेबस से बाहर होता है,
और जब हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे करें, तो हम इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि हम समझें क्या। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? तो याद रखो, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आप इन्हें बड़े छोटे और हल्के रूप में ले लेते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं मेरे भाई। सुनिए ज़रा, तो ना तो हम अफीम को जड़ से प्राप्त करते हैं, ना पत्ती से प्राप्त करते हैं, और ना ही तने से प्राप्त करते हैं। इसको कह सकते हैं फूल या फल से प्राप्त करते हैं। फूल जो होता है उसी से फल बनता है मेरे भाई, और जो फल होता है ना, यहाँ पर वैसे करेक्ट आंसर फल था, लेकिन इसने फल ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसलिए हम अब फूल पर ही टिक कर देंगे। क्योंकि वैसे जो आपका क्या होता है कि जो अफीम होता है वो अधपके फल से प्राप्त करते हैं। किससे? अधपके फल से, अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। अधपके फल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब बता दो, यूपी में अफीम की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? यूपी में अफीम की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है ये आपको बताना, की जाती है ये आपको बताना। और याद रखो, वहीं पर अफीम की एक फैक्ट्री भी लगी है। याद रखिए, वहीं पर अफीम की फैक्ट्री भी लगी हुई है। अफीम की फैक्ट्री भी लगी हुई है। कहाँ पर? ये आपको याद रखना है कि यूपी में अफीम की फैक्ट्री भी कहाँ पर लगी। तो ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा यूपी में अफीम का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है। इसके अलावा अफीम का जो फैक्ट्री है वो यूपी में कहाँ लगी है। तो इसके आंसर दें जल्दी से। एक पॉइंट और याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि तंबाकू जो होती है वो किस भाग से प्राप्त करते हैं। तो याद रखो, तंबाकू जो होती है वो तंबाकू को तने वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त करते हैं? तने से। और तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, कोई बताएगा? तो याद रखो, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? कौन सा रसायन पाया जाता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इस बात को याद रखिए, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सुनिए मेरे भाई, हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र को कौन प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और इसके जवाब भी आप दे देंगे। तो याद रखो, तंबाकू में निकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है। और तंबाकू को तने से प्राप्त करते हैं और इसमें निकोटीन पाया जाता है। और ये अफीम अधपके फल से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने दिया है बाराबंकी। बाराबंकी अफीम का उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है और इसका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करता है। अफीम का उत्पादन बाराबंकी में किया जाता है, ऐसा ही है ना। बाराबंकी में अफीम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 49 से 50 की ओर मेरे भाई। 50 नंबर क्या कहता है, ध्यान से सुनो जरा। 50 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये बड़ा डेंजर क्वेश्चन। प्राकृतिक ब्रह्म सिद्धांत, बताओ मेरे भाई, प्राकृतिक ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछ।
पहले तो आपको यही पता हो कि प्राकृतिक ब्रह्म सिद्धांत होता क्या है, तभी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखो इसका आंसर जो है वो डार्विन ने दिया था मेरे भाई। डार्विन ने इसका ये प्राकृतिक ब्रह्म का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सेम इससे जुड़े हुए लैमार्क भी थे, इन्होंने भी सेम सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 50 के बाद क्या कहता है। 50 के बाद फिर से 1 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। ये बड़े डेंजर क्वेश्चन है मेरे भाई, टेस्ट नंबर 4 है। कहने का मतलब जीएस में हम लोग 400 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट कर चुके हैं, और ये सेट वो हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। देखो क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कह रहा है कि मकड़ी के आँख के कुल कितने जोड़े होते हैं। जो मकड़ी होती है उसकी आँख जो होती है, उसके आँख में कितने जोड़े होते हैं। कहने का मतलब आँख की कितनी जोड़ियाँ होती हैं। मकड़ी जो होती है, मकड़ी की कितनी जोड़ी आँखें होती हैं, कितनी जोड़ी आँखें होती हैं, ये आपको बताना था मेरे भाई। कितनी जोड़ी आँखें होती हैं ये आपको बताना था। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे आएगा 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 8 जोड़ी। बताओ, कभी कभी तो मकड़ी के पैर भी पूछ देता कि मकड़ी के पैर कितने होते हैं मेरे भाई, कितने जोड़ी पैर होते हैं। आँखों की तो बात ही है, ये पैर तक पूछ लेता है। तो याद रखो पैरों की संख्या होती है 4 जोड़ी। कितनी होती है? पैरों की संख्या होती है 4 जोड़ी मेरे भाई। अब आपसे जब आँखें भी पूछी जाए ना, क्योंकि जितना भी कीट वर्ग होता है उसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, समझ रहे हो। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मच्छर के कितने दांत पाए जाते हैं, मच्छर के कितने दांत पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? दिमाग खुल जाएगा, इसका आंसर भी नहीं बता पाओगे। तो याद रखो मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि कितने मच्छर में दांत पाए जाते हैं। तो याद रखो इसकी जब मकड़ी की आंखों की ओर जाते हैं तो ये आपकी 8 जोड़ी पाई जाती है। कितनी? 8 जोड़ी। ठीक है, ऐसा नहीं है यार, 8 जोड़ी पैर होते हैं, हम लोग कुछ उल्टा बता गए। 8 जोड़ी पैर होते हैं और 4 जोड़ी आंखें होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 जोड़ी। आगे चलो, अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं और आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उजला सोना के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना था। तो बताओ जरा उजला सोना किसे कहते हैं मेरे भाई। तो कमेंट करो और इसका आंसर बता दो, उजला सोना किसे कहते हैं। तो याद रखो उजला सोने की जब हम बात करेंगे कि उजला सोना किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए और आंसर बताइएगा। जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके बारे में बताना था। उजला सोना किसे कहते हैं, सुनिए जरा। पहला ऑप्शन तांबा, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन कपास, डी ऑप्शन सन। सुनिए जरा, पहले तो अब आपको ये याद रखना है कि उजला सोना किसे कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी पेपर में आता है कि झूठा सोना किसे कहा जाता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है।